Good afternoon, officers. This is Trishi Shrivastava, Deputy Director JTRI, and today we'll discuss about GR Criminal 1977, Chapter 1, 2, and 3. Need of rules. GR Criminal में Chapter 1, 2, 3 आने से पहले एक चीज है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. GR सिविल और GR क्रिमिनल दोनों ही ऐसे रूल्स हैं जो हमारे कोर्ट्स की डेली प्रोसीडिंग्स में बहुत हेल्पफुल हैं. कई चीज़ें हैं हमारी सीआरपीसी से, हमारे सीपीसी से प्रोसीजरल लॉ गवर्न होता है, बट उससे भी जो बारीक चीज़ें होती हैं, बारीक पर्टिकुलर्स होते हैं, डिटेल्स होती हैं, जो हम डेली प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी जीआर सिविल और जीआर क्रिमिनल दोनों से गवर्न होती हैं. इसलिए हमें जीआर सिविल और जीआर क्रिमिनल को थॉरली एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो हमें पता नहीं होता है कि उनका सोर्स कहाँ है. प्रोविजन है हमें पता है, बट एग्जैक्टली उसका सोर्स कहाँ है. तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें अपनी कोर्ट की डेली प्रोसीडिंग्स में काम करने में, अगर हमारे जीआर सिविल और जीआर क्रिमिनल पे कमांड है तो. नीड ऑफ रूल्स. इन रूल्स की ज़रूरत क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ रूल्स पर्टेनिंग टू डेली प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट इन क्रिमिनल मैटर्स. अभी जैसा कि डिस्कस किया गया कि कोर्ट के में क्रिमिनल कोर्ट्स में डेली प्रोसीडिंग्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे काम होते हैं, जो छोटे मोटे काम होते हैं, या जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, डिस्पोज करते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी जीआर क्रिमिनल में ही गवर्न होती हैं. वो धीरे धीरे जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ. जैसे आपने एक अभी जितना भी कोर्ट में ऑब्जर्व किया होगा या काम किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा पीओ डायरी बनती है. हर पीओ एक डायरी बनाता है जिसमें वो केसेस की डिटेल देता है और अपनी हैंडराइटिंग में उसको सारे केसेस की एंट्री करनी होती है. तो पीओ डायरी का प्रोविजन कहाँ है? पीओ डायरी का प्रोविजन जीआर क्रिमिनल में ही है. तो इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, हम कोर्ट में डेली कम अक्रॉस विद दैट. हम देखते हैं कि ये चीज़ें भी हैं, ये भी है, ये प्रोसीडिंग भी होती है, बट एक्चुअली हमें उसका सोर्स नहीं पता है. तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जीआर सिविल और जीआर क्रिमिनल दोनों को थॉरली ज़रूर पढ़िए. नेक्स्ट, coming to first rule, title. These rules shall be called General Criminal 1977. Basically बस यही है कि इसको GR Criminal 1977 बोलेंगे. Application. GR Criminal का एप्लीकेशन, ये रूल्स कहाँ अप्लाई होंगे? तो ये रूल्स ऑनरेबल हाई कोर्ट की जितने भी सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उन सब पे अप्लाई होते हैं. तो अपनी ऑनरेबल हाई कोर्ट से नीचे जो भी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी उन सभी क्रिमिनल कोर्ट्स पे जीआर क्रिमिनल अप्लाई करेगा. फॉर्मल रूल्स कैंसिल्ड. आप इसमें देख रहे हैं कि इस रूल में ये बताया गया है कि जीआर क्रिमिनल 1957 को इसके साथ ही इसके जो रूल्स थे उसको कैंसिल कर दिया गया. इसमें हुआ क्या कि जब हमारे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जब ये नया सीआरपीसी हमारा एग्जिस्टेंस में आया, तो जो हमारा पुराना जीआर क्रिमिनल था 1957, क्योंकि अब नया प्रोसीजरल लॉ गया तो उस अकॉर्डेंस में हमें रूल्स बनाने थे. तो सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डेंस में हमने जीआर क्रिमिनल 1977 को फ्रेम किया और जो उसके पहले के रूल्स थे उसको हमने कैंसिल कर दिया. वीकली लिस्ट ऑफ केसेस. वीकली लिस्ट ऑफ केसेस या कॉमनली हम इसे बोलते हैं कॉज लिस्ट. सबसे पहले समझते हैं कॉज लिस्ट होती क्या है. कॉज लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें एक दिन में लगने वाले सारे केसेस का ब्यौरा होता है, केसेस की डिटेल्स होती हैं. सपोज अगर आज की कॉज लिस्ट की बात करें, आज की कोर्ट में मान लीजिए आपकी कोर्ट में 100 केसेस लगे हैं, तो आपकी आज की कॉज लिस्ट में जो आज की डेट की कॉज लिस्ट होगी उसमें सारे 100 केसेस, उसमें पार्टीज का नाम और काउंसिल्स का नाम, किस पर्पस के लिए लगी है, ये सारी डिटेल्स आपकी उस लिस्ट में होती हैं. तो कॉज लिस्ट बेसिकली a list having all the details of cases fixed on a particular date. इसे बोलते हैं कॉज लिस्ट. वीकली लिस्ट ऑफ केसेस, रूल 5 ये कहता है कि जो कॉज लिस्ट है इसको, ये एक ड्यूटी हमारे ऊपर कोर्ट के ऊपर दी गई है कि हर हफ्ते की हमें कॉज लिस्ट पहले हफ्ते के आखिरी वर्किंग डे पे लगा देनी है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आज सैटरडे है, संडे के बाद मंडे को कोर्ट शुरू होनी है, तो कमिंग मंडे से कमिंग सैटरडे तक जितनी भी लिस्ट ऑफ जितनी भी केसेस होंगे वो वीकली कॉज लिस्ट मुझे आज सैटरडे को वहाँ पे कोर्ट के बाहर लगा देनी है.
तो कॉज लिस्ट हमें डेली नहीं लगानी है, बल्कि कॉज लिस्ट हमें एक हफ्ते की लगानी है। ये जरूर ध्यान दीजिए कि हमारी कॉज लिस्ट जब भी लगे तो वो आने वाले एक हफ्ते की होनी चाहिए, ना कि एक दिन की। इस कॉज लिस्ट को प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक प्रोफॉर्मा प्रिस्क्राइब किया गया है इस कॉज लिस्ट का, जिसमें डिटेल्स होती हैं, केस के डिटेल्स होती हैं, काउंसल्स की डिटेल्स होती है, किस पर्पस के लिए फिक्स किया है, और ये सब डिटेल्स भर के ही हमें उस प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा में उस कॉज लिस्ट को लगाना होता है इन लेजिबल हिंदी। कॉज लिस्ट को आपको केवल हिंदी में ही लिखना है। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है कि कॉज लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड इन हिंदी। इट शैल बी पोस्टेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीवियस वीक। जैसे आपसे अभी मैंने बताया कि अगर आज सैटरडे है तो मुझे आज के दिन, क्योंकि आज अगर लास्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का, तो मुझे अगले हफ्ते की जितनी भी हफ्ते के केसेस हैं उनकी कॉज लिस्ट आज मुझे लगा देनी है। सपोज आज फ्राइडे होता और आज फ्राइडे को लास्ट वर्किंग डे होता, तो मुझे फ्राइडे को अगले हफ्ते की लगानी है। तो बेसिकली उस जिस भी हफ्ते की हम लगा रहे हैं कॉज लिस्ट, उसके पहले के हफ्ते के लास्ट वर्किंग डे पे हमें उस पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट लगानी होती है। इन सम कंस्पिकुअस प्लेस इन एवरी कोर्ट हाउस, कहीं ऐसी जगह पे जो बहुत सहजता से दिख जाए। ऐसा ना हो कि हमने कॉज लिस्ट ऐसी जगह लगा दी है जहां लिटिगेंट को नहीं पहुंच पा रहा है या लिटिगेंट नहीं देख पा रहा है। तो अगर हम ऐसी जगह पे लगा देंगे, उसे पता ही नहीं है कि कॉज लिस्ट लगी कहाँ है, या ऐसी जगह लगी है कि वो देख नहीं पा रहा है या कोई भी बहुत सहजता से नहीं ढूंढ पा रहा है, तो कॉज लिस्ट लगाने का पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि कॉज लिस्ट लगाने का पर्पस ही यही है कि लिटिगेंट को पता है कि आज उसका केस इस पर्पस के लिए लगा हुआ है, या 2 दिन बाद उसका केस लगा हुआ है। जो भी लिटिगेंट है, अगर वो आज का केस देख रहा है, 2 दिन बाद अपना वो देखने आया है कि आपने तो हफ्ते भर की कॉज लिस्ट लगाई है, तो अगर वो नहीं समझ पा रहा है, उसको दिख ही नहीं रही कि कॉज लिस्ट लगी कहाँ है, तो हमारा कॉज लिस्ट लगाने का पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि कभी कभी कोर्ट्स में कोर्ट के बाहर निकलते ही गेट के पास एक बॉक्स होता है जिसमें कॉज लिस्ट हफ्ते भर की लगाई जाती है। बट हो सकता है कि वो बॉक्स कहीं कहीं ना भी हो, तो अगर ऐसा बॉक्स नहीं भी है तो आप कोशिश करिए कि जहाँ पे कोर्ट की एंट्री होती है उस दीवार पे लगा दीजिए। जनरली लोग वहीं उस दीवार पे लगाते हैं ताकि लिटिगेंट एंटर जैसे ही करेगा कोर्ट में उसको दिख जाता है कि गेट के पास कॉज लिस्ट लगी है। या इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा उसको दिख जाएगा, ज़्यादा सहजता से दिख जाएगा, तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ बॉक्स अवेलेबल है, कोर्ट्स में गेट के बगल में बॉक्स लगा हुआ है, तो फिर आप उस बॉक्स में ज़रूर लगाइए। Space shall be left in the list at the head of the entries for each day for subsequent insertion if necessary of urgent cases. ये कहा गया है कि अर्जेंट केसेस के या कोई सब्सिक्वेंट अगर चेंजेस होते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी जगह ऊपर छोड़ देनी है। कॉज लिस्ट के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी मैं। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ CIS के काउंटर्स लगे हैं, पोर्टल्स लगे हैं आपके कोर्ट्स में जगह जगह पर, जिससे ये होता है कि किसी काउंसिल को अगर देखना है कि उसका केस कब लगा है तो वो डिटेल्स भर के देख सकता है, डेट देख सकता है, किस पर्पस के लिए लगा है ये भी देख सकता है। तो इन CIS के पोर्टल्स जगह जगह बहुत जगह जगह होने के बाद भी हम इस कॉज लिस्ट को अपनी कोर्ट के बाहर लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा लिटिगेंट हो उसको CIS के पोर्टल पे या जो काउंटर्स है उसको ऑपरेट करना ना आता हो, तो उसके लिए हम उसकी कन्वीनियंस के लिए, लिटिगेंट्स की कन्वीनियंस के लिए, या उसे ये भी ना पता हो कि CIS पे या इस पोर्टल पे उसके केस की लिस्ट की डिटेल मिल सकती है, उससे हो सकता है उसे ऑपरेट करना आता हो मगर उसे ये चीज़ ना पता हो। तो इसलिए हम CIS होने के बावजूद, वो पोर्टल्स होने के बावजूद हमें कॉज लिस्ट हार्ड कॉपी में अपने कोर्ट के बाहर या तो बॉक्स में या ऐसी कहीं जगह पे जहां आसानी से दिख जाए लगाते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी कॉज लिस्ट हिंदी में हो। सेकेंडली, आपको एक हफ्ते की कॉज लिस्ट लगानी है। थर्डली, अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट आपको पिछले हफ्ते, उसके जस्ट पहले हफ्ते के लास्ट वर्किंग डे पे लगा देनी है। ये है सर्कुलर नंबर 31 डेटेड 7th March 1952। A list in the forms joined of cases including criminal cases if any fixed for hearing during the following week prepared in legible Hindi। इस सर्कुलर में भी यही कहा गया है कि आपको कॉज लिस्ट हिंदी में तैयार करनी है।
तो जब भी अपनी कॉज लिस्ट बनवाइए मेक श्योर कि वो हिंदी में ही हो और वो भी एलिजिबल हिंदी भी ऐसी हो या राइटिंग ऐसी हो या कि समझ में आए कि क्या लिखा है। एंड साइन बाय द मुंसरिन, और ये कॉज लिस्ट साइन किसकी इस पे साइन किसके होंगे, मुंसरिन के होंगे। तो आपकी कोर्ट में जो भी कॉज लिस्ट निकलेगी उस पर साइन होना चाहिए मुंसरिन का। शुड बी पोस्टेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, ये हम लोग डिस्कस ही कर चुके हैं कि अगले हफ्ते की पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट हमें आज जो इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे है उस दिन लगानी है। In the preparation of such list, precedence should be given to the cases which are part heard or have previously been adjourned. अगर कोई ऐसा केस है जिसकी आप पार्टी बहस सुन चुके हैं, सपोज कोई फाइनल आर्गुमेंट पे केस है और आपने उसकी आधी बहस या थोड़ी बहस सुन चुके हैं आप और कुछ बहस बाकी है, तो ऐसे केसेस को कोशिश कीजिए कि आप प्रायोरिटाइज करें, उनको ऊपर रखें। या फिर ऐसे केस जिसमें पहले एडजमेंट मिल गया था उसमें शायद प्रोसीडिंग नहीं हो पाई कोई एडजमेंट की वजह से, तो आप उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। And the order in which cases are entered should not be departed from without the express order of the presiding judge of the court. क्योंकि साइन मुंसरिन के हैं, ये कॉज लिस्ट पे साइन मुंसरिन के हो रहे हैं, इसलिए मुंसरिन की भी और आपकी भी ड्यूटी है कि जिस ऑर्डर में आपने, अगर इस सर्कुलर के हिसाब से आपने पार्ट थर्ड या प्रीवियसली अर्जेंट को केसेस को प्रायोरिटी पे रखा है, उसके बाद बाकी केसेस नीचे रखे हैं, और हो सकता है आपने ओल्डेस्ट केस ऊपर रखे हों, जो फ्रेश केसेस है आपने नीचे रखे हो, जो भी आपने एक ऑर्डर डिसाइड किया है, अगर उस ऑर्डर को डिसाइड आपने किया है तो मुस्लिम की भी ड्यूटी है और आपकी भी ये ड्यूटी है कि वो उस ऑर्डर से डिविएट करके कॉज लिस्ट ना लगाए। तो आपको भी चेक करना है कि जो आपने कॉज लिस्ट बनाई है या बनवाई है उसमें ऐसा तो नहीं है कि जिस ऑर्डर में आप केसेस फिक्स करते हैं उस ऑर्डर पे फाइलिंग फिक्स ना हो। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं कि जनरली जब आपकी कॉज लिस्ट आती है या बन गई, जैसे सपोज अगले हफ्ते की और आज लास्ट वर्किंग डे है, तो आप एक बार कॉज लिस्ट मंगा के खुद भी देख सकते हैं कि जिस ऑर्डर में आपने केसेस बताए थे कि ये वाले केसेस ऊपर लगने हैं, उसके बाद ये वैसे ही मुस्लिम लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो। जिस ऑर्डर में आपने फिक्स किया, अगर आपने एक्सप्रेस ऑर्डर किया है कि हाँ डिवेट करने का, तब तो ठीक है। अगर आपके बिना इंफॉर्मेशन के हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है, तो फिर ये बहुत गलत है। इसलिए मेक श्योर कि ऐसा ना हो, जो ऑर्डर आपने सेट किया है उसी ऑर्डर में कॉज लिस्ट चलनी चाहिए। नेक्स्ट रूल है 5A, मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स फॉर क्रिमिनल कोर्ट्स। मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स ऑफ ऑल केसेस एंड एप्लीकेशंस फिक्स्ड बिफोर द कोर्ट शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म गिवन बिलो। एक ऑफिस में आपकी एक बुक होती है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स की बात है। ऑफिस में जो एक बुक होती है उसमें मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स बोलते हैं, जिसका प्रोफॉर्मा मैंने पीपीटी में नहीं शामिल किया है, जब क्रिमिनल प्रोफॉर्मा इसका रूल 5A में दिया गया है कि उसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स होते हैं, क्या क्या डिटेल्स होते हैं उस मेमोरेंडम बुक के, वो आप उससे देख सकते हैं, जर्नल कंसल्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रोफार्मा में दिया गया है, ये प्रोफार्मा में मेमोरेंडम बुक ऑफिस में मेंटेन की जाती है, और उसमें जो डिटेल्स जय क्रिमिनल में बताई गई है, केस के बारे में, पार्टीज का नाम, किस पर्पस के लिए फिक्स कर रहे हैं, और जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड डिटेल्स जय क्रिमिनल में है वो सब उसमें होनी चाहिए। सर्कुलर नंबर है, हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि ये जो मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स होती है ये होती है ऑफिस में रखी जाती है, तो ये आपको मिलेगी, आपका जो ऑफिस होगा, आपका जो कार्यालय होगा वहां पे मिलेगी आपको। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या उन्होंने ऐसी कोई मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स बनाई भी है कि नहीं बनाई है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ऐसा बनाया ही नहीं है, तो आप उन्हें बुलाइए ऑफिस में और उनसे पूछिए कि आपकी मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स कहाँ है। सर्कुलर है नवंबर 1973 का कि द रीडर्स ऑफ द कोर्ट्स डूइंग एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल वर्क शुड मेंटेन अ डायरी इन द फॉलोइंग प्रोफॉर्मा। इस सर्कुलर में भी प्रोफॉर्मा दिया गया है और कहा गया है कि जो रीडर्स होते हैं, जो आपकी कोर्ट में रीडर्स होंगे, वो भी डायरी मेंटेन करेंगे, जिसका प्रोफॉर्मा इस सर्कुलर में दिया गया है। तो ये बुक अलग हो गई, मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स जो आपके ऑफिस में रहेगी, और इस सर्कुलर के हिसाब से रीडर एक अलग बुक मेंटेन करेगा जिसका प्रोफॉर्मा भी इसमें दिया है, जो सर्कुलर है। ये दोनों बुक्स बेसिकली जो फाइलें आपकी आज की लगती हैं, ऑफिस से कोर्ट आती हैं, कोर्ट से वापस जाती हैं,
उस पर क्या प्रोसीडिंग हुई, आपने मैटर एडजर्न किया या गवाही लिखी उस पर, या वो डिस्पोज हो गया, सारी डिटेल्स उसमें जो प्रोफार्मा है उसमें लिखी होती है। तो ये दोनों बुक्स आपकी मैच करनी चाहिए। सपोज आपने रीडर की डायरी में आज आपके दिन में 100 केसेस लगे थे और मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स में दिखा रहा है कि 120 केसेस लगे थे। इसका मतलब ऑफिस के हिसाब से 120 फाइलें ऊपर भेजी नहीं, लेकिन रीडर ने एंट्री की है केवल 100 फाइल्स की। अब वो 20 फाइल्स कहाँ हैं? क्या ऑफिस में गलत एंट्री हुई है या रीडर ने एंट्री नहीं की है? तो इसलिए इन दोनों का मैच करना बहुत जरूरी है कि जो फाइलें आज की डेट में मेमोरेंडम ऑफ बुक्स में है, मेमोरेंडम बुक में है, मेमोरेंडम बुक ऑफ डेट्स में है, वो रीडर डायरी में भी होनी चाहिए। तो आप कभी भी ये दोनों चीजें मिला के पूछ के कि ऑफिस से मेमोरेंडम बुक मंगा लिया आपने, रीडर की डायरी मंगा लिया, मैच करा सकते हैं। आपका कंट्रोल रहेगा इससे स्टाफ के ऊपर। वरना होगा क्या कि 150 फाइलें लगी थी, आपकी जानकारी में आया रीडर ने मान लीजिए 100 ही फाइल चढ़ाई है। अब बची हुई 50 फाइलों पे क्या हुआ, वो टेकअप हुई नहीं हुई, या उस पर रीडर ने डेट दे दी, या उस पर ऑफिस से डेट लग गई, या वो कैसे डेट लग गई, ये सब चीजें होंगी और आपको पता नहीं चलेगा। तो एक कंट्रोल रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपकी दोनों डायरी मैच होनी चाहिए और ये आपको इंश्योर करना है कि ये दोनों चीजें आपकी मैच हो। कभी कभी कोई फाइल अगर खो जाती है तो इंक्वायरी के मैटर्स पे भी हम सबसे पहले ये मैच कराते हैं कि क्या अगर उस दिन कोई फाइल खोई है तो क्या उसकी एंट्री कहाँ पे हुई और कहाँ पे नहीं हुई, क्या मेमोरेंडम बुक में हुई थी, क्या ऑफिस से वो फाइल गई थी और रीडर डायरी में है, क्या रीडर की डायरी में उसने फाइल रिसीव की थी उसके हिसाब से आई थी या उसके पास आई नहीं थी, उसने एंट्री नहीं की थी। तो ये सब चीजें कभी कभी इंक्वायरी में भी हेल्प मिलती है। बट प्राइमरीली तो ये है कि आप अपने स्टाफ पे इससे कंट्रोल रख सकते हैं और आपको अपनी फाइल्स पे भी कमांड रहेगा कि जितनी फाइलें आपकी लग रही है उतनी आप टेकअप कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर 100 फाइलें आज लगी हैं तो 100 फाइलें आपके सामने आपने टेकअप की हैं आज, और उन 100 फाइलों पे रेट आपने ही लगाई है। ऐसा नहीं है कि आप जाने आपकी एब्सेंस में आपको पता नहीं हो 20 फाइलों में डेट कोई और देगा। तो मेक श्योर कि दोनों मैच करें। नेक्स्ट है कोड डायरी। अ कोड डायरी शैल बी मेंटेन इन द फॉर्म्स गिवन बिलो। जो 5B में कोड डायरी की भी बात की गई है, ये भी इसका भी जो प्रोफार्मा है ये जय क्रिमिनल में दिया गया है 5B में। जब आप रूल 5B खोलेंगे उसको रेफर करेंगे तो उसमें नीचे ही दिया हुआ है कि उसका प्रोफार्मा क्या है। अब ये डायरी मेंटेन कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर डूइंग प्योरली क्रिमिनल वर्क। अगर कोई प्योरली क्रिमिनल वर्क कर रहा है तो उसको ये डायरी मेंटेन करनी है इन हिज ओन हैंडराइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पीओ डायरी बनाता है, जिसको हम लोग जनरली पीओ डायरी, जैसे मैंने आपसे बात की थी शुरुआत में लेक्चर में, कि ये जो पीओ डायरी बनाता है जिसको हम पीओ डायरी जनरली बोलते हैं, ये पीओ की अपनी हैंडराइटिंग में होनी चाहिए और ये आपकी ड्यूटी है, आपकी है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में अपनी पीओ डायरी खुद भरे डेली की डेली। जब इंस्पेक्शन होता है तब भी ये पीओ डायरी चेक की जाती है कि आपकी पीओ डायरी भरी है कि नहीं भरी है, सेकेंडली आपकी हैंडराइटिंग में है कि नहीं है। आप जब अपनी पीओ डायरी खुद अपने हाथ से भरेंगे तो वही जैसे मैंने कहा कि आपको पता रहेगा कि आपकी पीओ डायरी में अगर 100 केसेस लगे थे आपको 80 ही आ रहे हैं तो 20 केसेस कहाँ गए? कॉज लिस्ट 100 की लगी है, आपकी पीओ डायरी में 80 की एंट्री है, तो 20 केसेस क्या हुआ वो ऑफिस पे ही नहीं आए या रीडर ने उस पर डेट दे दी, आपके सामने आए नहीं आए, वो 20 केसेस कहाँ गए? तो ये कंट्रोल भी तभी होता है जब आपने अपनी पीओ डायरी अपनी हैंडराइटिंग में आप डेली मेंटेन कर रहे हैं। तो पीओ डायरी आप मेक श्योर आप जरूर मेंटेन कीजिए, रूल में ही है, और अपनी हैंडराइटिंग में मेंटेन कीजिए। सर्कुलर है ये अगस्त 1952 का कि the diary should be so arranged that the oldest cases appear on the top and later ones are entered lower down on the pages on the page। ये सर्कुलर ये बताता है कि आप कोशिश कीजिए कि जो जितने ओल्डेस्ट केसेस हैं, सपोज आपकी फाइल में सबसे पुराना केस 2001 का है, तो 2001 का जो केसेस है, जो सबसे पुराना केस है, हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। या जितने केसेस आज लगे हैं, जैसे सपोज आज 2001 के कुछ केसेस लगे, कुछ 2005 के लगे हैं, कुछ 8 के लगे हैं, 10 एंड सो ऑन। तो आपने प्रायोरिटी दी कि पहले मैं 2001 जो ओल्डेस्ट केस था उसको मैंने प्रायोरिटी दी,
फिर उसके जस्ट बाद 2005 के केसेस को, फिर 8 के केसेस को, इस तरह से ओल्डेस्ट से आपने शुरू किया और उसके बाद के केसेस आपने उस तरह से ऐड में करती गए. This can be easily done if the top portion of the space allotted to a particular day is reserved for entering the oldest cases fixed for hearing on that day. The middle portion being similarly reserved for later cases and bottom portion for the more recent cases. इसमें यही कहा गया है कि बहुत आसानी से आप ये कर सकते हैं अगर आपने अपनी डायरी को या कॉर्पस को 3 हिस्सों में बांटा है. ऊपर का पोर्शन जो आपने छोड़ा वो आपने रिजर्व कर दिया जितने भी ओल्डेस्ट केसेस हैं. जो बीच का पोर्शन आपने छोड़ा वो जो ओल्डेस्ट केसेस है थोड़े से नए हैं, जैसे अभी हमने बात की 2008 हो गया, 10 एंड सो ऑन. और जो नीचे का स्पेस था बॉटम का वो आपने छोड़ दिया, रिजर्व कर लिया जितने भी फ्रेश केसेस हैं, जो सपोज 2018 का हो गया, 2019 का हो गया, 17 का हो गया. इस तरह से आपने 3 जगह उसको क्लासीफाई कर दिया तो आप बहुत अच्छे से उसको प्रायोरिटाइज कर पाएंगे. It is considered that if the diary is maintained in the manner indicated above and the cases are taken up in the order in which they appear in the diary, the disposal of the older cases will be expedited. अगर आपने ओल्डेस्ट केसेस को टॉप 5 में रखा है, आपने 5 केसेस ऊपर के जो आपके ओल्डेस्ट थे वो अपने नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 उसको अलॉट किया है, तो ऑब्वियसली अगर आप उसको प्रायोरिटाइज करें तो आप उसको टेकअप भी पहले करेंगे. और अगर आपका डेली की डायरी ऐसे ही मेंटेन हो रही है कि सबसे पहले आप ओल्डेस्ट केसेस टेकअप करते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है कि जो आपके ओल्डेस्ट केसेस हैं वो जल्दी जो है डिस्पोज हो जाते हैं. नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा 6 जुलाई 1973 का. इसमें कहा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स शुड अवॉइड एम्बिग्यूटी व्हाइल मेकिंग एंट्रीज इन देयर डायरी, पीओ डायरी की बात करें, and should clearly mention the purpose for which the case is fixed on a particular date in the purpose column. आपकी जो पीओ डायरी है उसमें एक कॉलम है पर्पस का कि आपने किस प्रयोजन के लिए आज फाइल फिक्स की है. सपोज बहस के लिए की है या तलबी बहस के लिए की है या कोई एप्लीकेशन है जिसके डिस्पोजल के लिए की है या चार्ज फ्रेम करने के लिए की है, जो भी पर्पस है उसको आपको वहाँ स्पेसिफिकली लिखना है कि ये फाइल आज किस लिए लगी है, किस लिए ये फाइल आज पत्रावली नियत है. Vague words like period and effect should not be used and the purpose shown in the diary should tally with the business done on a particular date. ये इस बात पे मैं बहुत जोर दूंगी कि कभी भी आप अपनी डायरी में या इवन अपनी फाइल में भी ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए. फर्दर हियरिंग, अग्रिम सुनवाई, पार्ट हर्ट, शेष सुनवाई या केवल सुनवाई तो आप ऑब्वियसली करेंगे. अगर फाइल आज आप टेकअप कर रहे हैं तो आप दोनों में से एक पार्टी को या दोनों पार्टी को जैसा भी जिस भी स्टेज पे फाइल है उसको ऑब्वियसली सुनेंगे ही. सुनवाई में तो फाइल है ही, लेकिन किस चीज की सुनवाई की है इसको जरूर लिखिए. आप फाइल में भी वेग वर्ड्स मत यूज कीजिए कि अग्रिम कार्यवाही के लिए पत्रावली नियत की जाती है. इससे क्या होता है कि आपका कंट्रोल फाइल पर से चला जाता है. मान लीजिए फाइल लगी है चार्ज में और आपने अग्रिम कार्यवाही में लगा दी. अब आपको भी नहीं पता है कि चार्ज जो उसको आना था उसको उसका चार्ज फ्रेम होना है और वो फाइल चल रही है, आपने पीछे देखा भी नहीं. अब वो पता चला, हो सकता है कि अक्यूज्ड आ भी रहा हो कि मेरा चार्ज फ्रेम होना है और मैं डेली आ रहा हूँ और चार्ज फ्रेम हो भी नहीं रहा है, वो आ भी रहा है और फाइल ऐसे चलती चली जा रही है और किसी को नहीं पता है कि वो फाइल एक्चुअली किस लिए लग रही है. तो अग्रिम कार्यवाही या इफेक्ट या पीएच, पार्ट हर्ट, ये सब ऐसे वेग वर्ड्स हैं, आप बिल्कुल मत यूज कीजिए इसको पीओ डायरी में भी और अपनी फाइल में भी. जब आप अपनी फाइल में एक पर्पस फिक्स करते हैं कि पत्रावली आरोप के लिए नियत की जाती है, तो नेक्स्ट डेट में जब आपके पास फाइल आती है, आपने पिछली ऑर्डर शीट देखी कि पत्रावली आज आरोप के लिए नियत है, आपको भी पता है कि आज चार्ज फ्रेमिंग की फाइल है या चार्ज के लिए लगी है, आपने उसको अलग कर लिया कि इस पे आज चार्ज करना है. तो आपको भी पता है ऐसे क्या होगा, आपने फाइल उठाई, आपने उसका देखा अग्रिम कार्रवाई, अब आप पीछे पलट रहे हैं कि अग्रिम कार्रवाई मतलब लास्ट प्रोसीडिंग इस पे क्या हुई थी, आज इस पे क्या होना है. तो इससे क्या होता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है. उतने टाइम में हो सकता है कि आप कुछ और टेकअप कर सकते थे, कुछ और काम फाइल पे बढ़ सकता था या कुछ दूसरी फाइल टेकअप हो सकती थी. बट जितना समय आपको ढूंढने में लग गया कि फाइल फर्दर हियरिंग में चल रही है, किस प्रोसीडिंग के लिए आज फिक्स्ड है. तो इस सर्कुलर में तो ऑल्सो डायरी की बात की गई है, बट डायरी या फाइल दोनों पे भी फर्दर हियरिंग, अग्रिम सुनवाई, शेष सुनवाई ऐसे वर्ड्स मत यूज कीजिए. जिस पर्पस के लिए फाइल लगी है उसको क्लियरली आप मेंशन करेंगे डायरी में भी और फाइल पे भी. नेक्स्ट है पर्सन्स ऑथराइज्ड टू प्रैक्टिस.
कौन कौन से पर्सन हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज हैं। इसमें बताया गया है कि जो ऑथराइज पर्सन हैं वो एडवोकेट्स हैं, वकील्स हैं, प्लीडर्स हैं, मुख्तार्स हैं। और कोई भी एडवोकेट अगर वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और वो सस्पेंड नहीं किया गया है तो अपना सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट दिखा के वो लोअर कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता है। अ प्लीडर और मुख्तार शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इफ ही हैज बीन एनरोल्ड एज सच इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड कोड्स एट द टाइम ऑफ हिज एनरोलमेंट। प्लीडर या मुख्तार भी कर सकता है अगर वो उसका एनरोलमेंट हुआ है रूल्स के अकॉर्डेंस में। तो बेसिकली यही डील करता है कि कौन कौन से पर्सन्स हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए आपकी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। इस पे कुछ सर्कुलर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 4 नवंबर 1997 का। इन ऑर्डर टू अवॉइड efforts and misuse of वकालतनामा by unauthorized person, the court has been pleased to direct you as provided in such and such rule. The presiding officer should call for the certificate of enrollment or otherwise satisfy himself of the fact of enrollment of the person appearing as an advocate. अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है आपके कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है कि आपको अगर कहीं से भी ये लगता है कि वो इनरोल्ड नहीं है तो आप उससे मांग सकते हैं उसका एनरोलमेंट नंबर। हालांकि जो वकालतनामा लगता है आपकी फाइल पे उस वकील का तो उस पर डिटेल में होता है कि एनरोलमेंट नंबर वो देंगे, तो आप पलट सकते हैं। अगर उसने एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा है और आपको लगता है कि ऐसे पर्सन हैं जो शायद ऑथराइज नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, वो कर रहे हैं या अदरवाइज सेटिस्फाई होने के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपको अपने एनरोलमेंट के बारे में पर्टिकुलर्स फर्निश करें। नेक्स्ट सर्कुलर है 1999 का कि बाय वर्च्यू ऑफ अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 2 ऑफ उत्तर प्रदेश एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 1974, एवरी एडवोकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अफिक्स ऑन एवरी वकालतनामा एक्सेप्टेड बाय गिविंग अ वेलफेयर स्टैम्प ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹5 and no court, tribunal, authority or person shall receive any वकालतनामा in favor of such advocate unless it is so stamped in addition to any stamp required under any other law for the time being in force। वकालतनामे पे जैसे इसमें बताया गया सर्कुलर में कि ₹5 का एक वेलफेयर स्टैम्प लगना जरूरी है और अगर वो इन एडिशन टू एनी अदर स्टैम्प रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर कोई और स्टैम्प है उसके एडिशन में है वो तो लगेगा ही। अगर कोई लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है, रूल्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि इतना स्टैम्प लगना है वो तो लगेगा ही। उसके अलावा ₹5 का स्टैम्प और लगेगा जिसको वो बोलते हैं वेलफेयर स्टैम्प। अगर ये नहीं लगा है तो कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को या अथॉरिटी को ऐसा वकालतनामा रिसीव नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बाद में 2011 में वेलफेयर स्टैम्प को ₹10 कर दिया गया है। तो देख लीजिए कि या अपने ऑफिस में बोलिए या आप खुद भी कभी रैंडमली चेक कर सकते हैं कि जो वकालतनामे लग के आ रहे हैं उसमें क्या ये टिकट लगा है कि नहीं लगा, ये स्टैम्प लगा है या नहीं लगा है। आप ऑफिस में भी एक डायरेक्शन दे सकते हो, रैंडमली फाइल उठा के भी आप देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वकालतनामे को बिना वेलफेयर स्टैम्प लगे आपके पास आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको वो रिसीव नहीं करना है। आपने डायरेक्ट कर दीजिए कि आप इस पर इतने ₹1 का स्टैम्प लगा के आइए, उसके बाद वकालतनामा फाइल कर दीजिए। नेक्स्ट है लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द लैंग्वेज ऑफ ऑल क्रिमिनल कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनकी लैंग्वेज हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो आपकी कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में। इसको जरूर ध्यान रखिए, इसका रूल ध्यान रखिए कि आपको काम हिंदी में ही करना है। लीगल प्रैक्टिशनर्स में हाउएवर एड्रेस एनी सच कोर्ट इन इंग्लिश विद द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रोवाइडेड द अदर पार्टी हैज नो ऑब्जेक्शन। इसका पर्पस ये है, हमारे सपोज अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में ज़्यादातर लोग कहना गलत होगा, सभी लोग सामान्यतः हिंदी ही बोलते हैं। जो हमारा लिटिगेंट, जो पुअर लिटिगेंट अगर कोई गांव से भी आ रहा है तो उसे हिंदी की समझ है। अगर आप इंग्लिश में किसी को अलाउ कर देते हैं, सपोज एक लिटिगेंट है जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है या उसके काउंसिल है जो हिंदी में एड्रेस करना चाहते हैं कोर्ट को, और दूसरा लिटिगेंट है उसके काउंसिल में जो इंग्लिश में एड्रेस करना चाहते हैं कोर्ट को, हो सकता है उनके इंग्लिश में एड्रेस करने से जो दूसरा लिटिगेंट है जिसे इंग्लिश नहीं आती है उसे ये समझ में ही ना आए
कि क्या आर्गुमेंट उसकी ऑपोजिट पार्टी कर रही है। तो जब भी आप किसी को इंग्लिश के लिए अलाउ करेंगे, अगर आप किसी प्रैक्टिशनर को अलाउ कर भी रहे हैं इंग्लिश में एड्रेस करने के लिए, तो आपको ये भी मेक श्योर होना है कि दूसरी पार्टी को इस पर एतराज ना हो, क्योंकि जिस पार्टी के खिलाफ बहस हो रही है उसको ये समझ में तो आए कि मेरे खिलाफ क्या बहस की जा रही है, मेरे खिलाफ क्या आर्गुमेंट किया जा रहा है। अगर उसे दूसरी पार्टी का अपने ऑपोजिट जो आर्गुमेंट है वही समझ में नहीं आएगा तो वो उसका जवाब कैसे देगा, काउंटर कैसे करेगा। तो पर्पस जो है हमारा हियरिंग का वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। एक पार्टी ने अपनी बात कह दी, अब उसको बात समझ नहीं आ रही है, उसे नहीं पता है कि उसने उसके खिलाफ क्या बात कही है, उसे काउंटर में क्या जवाब देना उसे नहीं पता है। तो इसलिए जब भी आप इंग्लिश में अलाउ करें, मेक श्योर कि उस पार्टी को एतराज ना हो, वो समझ सके, तब तो ठीक है। अगर वो नहीं समझ पा रहा, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप हिंदी में ही कोर्ट को एड्रेस कीजिए। सर्कुलर है, इस पे एक जीएल नंबर है अगस्त 1951 का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स विल बी गाइडेड सोनली बाय द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, bearing in mind the fact that language of all subordinate court now is Hindi written in Devanagari script। यही बताया गया कि कोर्ट्स लैंग्वेज को, जो कोर्ट्स की लैंग्वेज है वो हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट सर्कुलर है 1972 का। हिंदी बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, only Hindi should be used not only in the correspondence work but also for writing notes and comments on the files. Similarly, inspection reports, proceedings, tour programs, etc. should also be prepared in Hindi. Registers, diaries, etc. should also be maintained in Hindi. Use of language other than Hindi is unauthorized and improper. इसमें तो ये भी कहा गया है कि जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, इंस्पेक्शन है, टूर प्रोग्राम्स है, उसको भी आप सब हिंदी में ही लिखिए, क्योंकि हिंदी हमारी स्टेट की लैंग्वेज है। ये ऐसा इसमें कहा गया, और कहा गया कि अगर हिंदी के अलावा आप कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो दैट इज अनऑथराइज्ड एंड इम्प्रॉपर। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं आपको उसको हिंदी में लिखना है। आप अपनी ऑर्डर शीट भी हिंदी में लिखें। आप बहस सुन रहे हैं, अगर किसी काउंसिल को आपत्ति नहीं है तब तो आप इंग्लिश में सुन सकते हैं, अदरवाइज बहस भी अगर कोई एड्रेस आपको कर रहा है और दूसरी पार्टी को ऑब्जेक्शन है तो आप उसको भी कहिए कि आप हिंदी में कोर्ट को एड्रेस कीजिए, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी ही है। नेक्स्ट रूल है ब्रीफ होल्डर्स। ब्रीफ होल्डर्स, a legal practitioner when unable personally to attend to a case in which he is briefed may hand over the brief to another legal practitioner without the letter filing of वकालतनामा। कई बार होता है कि काउंसिल्स, जो हमारे लर्नड काउंसिल्स हैं, सपोज आज किसी पर्टिकुलर केस में डेट लगी और वो काउंसिलर नहीं आ पाए, बीमार है या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो दूसरा लीगल प्रैक्टिशनर जो है उनके मैटर को ब्रीफ कर सकता है विदाउट फाइलिंग अ वकालतनामा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि दूसरा आदमी भी लीगल प्रैक्टिशनर ही होना चाहिए। साफ साफ लिखा है अनदर लीगल प्रैक्टिशनर विदाउट द लेटर फाइलिंग अ वकालतनामा। ऐसा नहीं है कि कोई भी हो, राइट, लीगल प्रैक्टिशनर ही उसको होना चाहिए। अगर लीगल प्रैक्टिशनर है तो ही वो उस काउंसिल का ब्रीफ होल्डर हो सकता है या उसके मैटर को ब्रीफ कर सकता है। Contents of process or order rule line in every process or order issued or made by judicial officer। सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि प्रोसेस दोनों को जारी हो सकती है, अक्यूज्ड को भी और विटनेस को भी। तो यहाँ पे जो बात होगी प्रोसेस की वो दोनों के संबंध में होगी, अक्यूज्ड के संबंध में भी और विटनेस के संबंध में भी। जितनी भी चीजें हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस, वो दोनों के समान रूप से लागू होती है। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए? द नेम एंड पावर ऑफ द ऑफिसर इशूइंग और मेकिंग इट। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 1 इसे इशू कर रही है, जारी कर रही है, तो आपको कोर्ट का नाम और पूरा उसका डेजिग्नेशन लिखना होगा, अपना नाम और डेजिग्नेशन। टुगेदर विद द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफ द कोर्ट शैल बी क्लियरली सेट आउट। किस डिस्ट्रिक्ट के आप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रधान हैं? अगर लखनऊ के हैं तो आप लखनऊ का डाल सकते हैं, अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं तो किसी और डिस्ट्रिक्ट का, बट प्रॉपर डिटेल होना चाहिए आपकी कोर्ट का, उस डिस्ट्रिक्ट का। एवरी ऑफिसर साइनिंग अ प्रोसेस और ऑर्डर शैल साइन हिज नेम लेजिबली। जब भी आप प्रोसेस पे अपना साइन करेंगे तो वो साइन ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ के समझ में आए।
कि वो किसका साइन है। लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने में समझ में आना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ साइनिंग विद इनिशियल्स ओनली और ऑफ यूजिंग अ सिग्नेचर स्टैम्प इज फॉरबिडन। आपको इनिशियल्स कभी भी याद रखिए, ये चीज हमेशा के लिए याद रखिए, कभी भी आपको प्रोसेस पे इनिशियल नहीं बनाना है या फिर स्टैम्प यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिग्नेचर की जगह अपना एक स्टैम्प मार दिया और उसी पे भेज दिया। आपको सिग्नेचर भी करना है, वो भी फुल सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी लेजिबल होने चाहिए, पढ़ के समझ में आना चाहिए। अगर मैं सिग्नेचर आज करूँ तो मेरा सिग्नेचर ही समझ में आना चाहिए कि मेरा सिग्नेचर है। इनिशियल्स नहीं होना है और स्टैम्प, ऐसा नहीं है कि सिग्नेचर की जगह मैंने केवल स्टैम्प यूज किया। तो इतनी चीजें आपके प्रोसेस में जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल भी इसी से डील करता है, कंटेंट्स ऑफ प्रोसेस और ऑर्डर इन एवरी प्रोसेस रिक्वायरिंग द अपीयरेंस और अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन से मतलब दोनों लोग, विटनेस भी हो सकता है या यूज भी हो सकता है। द डे ऑफ द मंथ एंड द आवर फिक्स फॉर सच अपीयरेंस और अटेंडेंस। जब भी आप प्रोसेस जारी करेंगे, प्रोसेस के जो फॉर्मेट हैं वो हमारे सीआरपीसी में दिए गए हैं। समन का भी दिया गया है, बीडब्ल्यू का भी, एनबीडब्ल्यू का भी, और जो प्रोसेस है उनका भी दिया गया है। आप प्रोफार्मा अगर खोलेंगे सीआरपीसी में तो पीछे आपको सबका प्रोफार्मा दिख जाएगा। उस प्रोफार्मा में ऑलरेडी लिखा होता है कि आपको इतने इस दिन के लिए इतने समय उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप किसी को समन कर रहे हैं, आप किसी के खिलाफ प्रोसेस जारी कर रहे हैं, तो आप उस मंथ, उस महीना, उस डे, कौन सा डे है, सपोज अगर आपने 1 जनवरी को किसी को बुलाना है तो जनवरी भी आप क्लियरली लिखेंगे, 1 तारीख जनवरी माह की प्रथम तारीख को, इस तरह से आप 1 लिख सकते हैं आप इस तरह से। और एंड आर फिक्स फॉर सच अपीयरेंस और अटेंडेंस, कितने बजे आपने उसे बुलाया है। अगर आपने उसे 10, साढ़े 10 पे बुलाया है तो आप लिखेंगे 10:30 बजे, 10:30 AM या सुबह 10:30 बजे। इस तरह से आप जितने बजे में उसे बुला रहे हैं आपको क्लियरली लिखना है कि आप किस दिन उसे बुला रहे हैं, किस मंथ बुला रहे हैं। ईयर भी उसमें साथ में ही है, उसको फॉर्मा में ईयर भी है, डेट, मंथ और ईयर साथ में रहता है। आप उसको क्लियरली और लेजिबली भरिए और किस समय आप उसे बुला रहे हैं उसको भी उसमें देख लीजिए कि भरना है आपको। शैल बी स्टेटेड इन वर्ड्स एंड फिगर्स, वर्ड्स में भी भरना है और फिगर्स में भी भरना है, ताकि अगर कहीं कंफ्यूजन हो या अगर कुछ गलत हो तो आप खुद भी टैली कर सकते हैं। अगर आपने 1 जनवरी को बुलाया है और नीचे आपने 1 जनवरी शब्दों में जब आपने लिखा तो 2 जनवरी लिख दिया, ऊपर जब आपने लिखा तो 1 जनवरी लिखा, तो आपको खुद ही लगेगा कि टैली नहीं हो रहा है। आप डिफर करेंगे कि एग्जैक्टली किस डेट में बुलाया है। तो जब भी आप लिखेंगे प्रोसेस तो आपको शब्दों में भी लिखना है और अंकों में भी लिखना है। द प्लेस ऑफ अपीयरेंस और अटेंडेंस शैल ऑल्सो बी स्टेटेड। कहाँ बुला रहे हैं, जनरली आप अपनी कोर्ट में ही बुलाएंगे तो आप अपनी कोर्ट का नाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अगर आप जब फर्स्ट है सपोज लखनऊ में तो न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 1, इस तरह से करके आप उसको प्लेस ऑफ अपीयरेंस बता सकते हैं कि इतने बजे आपको उपस्थित होना है और इस जगह आपको उपस्थित होना है। Magistrate should invariably mention the names of parties and particulars of the case in the letter of request in HCJ form number 927 issued to the civil surgeons, 3 medical officers in charge in order to give them an idea of the case in which they are required to give evidence। ये सब लोग बेसिकली डील करता है जब हम लोग मेडिकल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं, तो एक आप उनको जब आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे ऑफिसर इंचार्ज को, तो जब भी आप प्रोसेस जारी करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स जब भी चाहे वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं या अगर इंजरी रिपोर्ट बना रहे हैं, कुछ भी केस, इधर केस में होता क्या है कि उनके पास अब वो केस उन्होंने आज सपोज किसी की इंजरी रिपोर्ट बनाई है, पोस्टमार्टम किया, अब वो केस कब टेकअप होता है, हो सकता है उस ड्यूरेशन में उन्होंने कितने पोस्टमार्टम और किए हुए, कितने इंजरी रिपोर्ट और बनाई है, तो उनके पास भी एक डिटेल, एक आइडिया उन्हें मिल जाए कि उन्हें किस इंजरी रिपोर्ट के बाबत या और किस पर्टिकुलर केस के बाबत बुलाया गया है, उनको एक आइडिया लग सके। तो इसलिए हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं जो फॉर्म ये दिया गया है सिविल सर्जन या मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को, ताकि हम उसको थोड़ी केस की डिटेल्स लिख देते हैं कि इस केस की डिटेल में आपको बुलाया गया है इस पर्पस के लिए, उन्हें भी पता है कि उन्हें किस चीज़ के बारे में आपके साथ देना है। नेक्स्ट सर्कुलर है 1977 का, आई एम डायरेक्टेड टू से दैट द कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट ऑन द क्रिमिनल साइड द प्रोसीजर शुड बी फिल्ड इन बाय द कोर्ट मुहर्रिर और एनी अदर पुलिस ऑफिशियल बिफोर फाइलिंग देम इन कोर्ट्स। आपके यहाँ कोर्ट मुहर्रिर होता होगा,
कोर्ट मॉरिड आपके यहाँ वो होता है जो सपोज रिमांड आपके यहाँ आई तो रिमांड प्रस्तुत करता है वो आपके सामने। किसी को आपने कस्टडी में लिया तो वो कस्टडी में लेगा, उसका वारंट बनाएगा, उसका प्रोसेस बनाएगा। अगर उसको जेल जाना है तो कोर्ट मॉरिड आपके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कस्टडी में भेजना हुआ या रिमांड हुआ, तो ये सब चीज़ें जेल की फाइल में अगर मुलजिम का जो जेल का मुलजिम है उनको प्रस्तुत करता है। ये सब काम जो है हमारा कोर्ट मुहर्रिर करता है। तो कोर्ट मुहर्रिर ही इसमें लिखा है सर्कुलर में कि या तो कोर्ट मुहर्रिर या कोई और पुलिस ऑफिसर ऑफिशियल जो है प्रोसेसेस भरेगा, या तो कोर्ट मुहर्रिर भरेगा या अगर इस जगह कोई और नियुक्त किया गया है आपके यहाँ तो वो भरेगा। इन दोनों में ही जनरली कोर्ट मुहर्रिर ही भरते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किसी और को ऑथराइज नहीं किया गया, वैसे सामान्यतः कोर्ट मुहर्रिर ही भरते हैं। सर्कुलर में बस यही कहा गया है कि कोर्ट मुहर्रिर या कोई और पुलिस ऑफिशियल इसको प्रोसेसेस को भरेगा। नेक्स्ट रूल भी डील करता है कंटेंट्स ऑफ प्रोसेस और ऑर्डर। एवरी प्रोसेस एंड ऑर्डर शैल बी रिटन इन हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। जिस चीज की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, वही चीज है कि सिंस हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट प्रोसेस शुड बी इश्यूड इन हिंदी ओनली, दैट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आपकी प्रोसेस की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आपको हिंदी में ही प्रोसेस भी भर के भेजना है। आप जो भी डिटेल केस का ब्यौरा लिखेंगे, कोर्ट का ब्यौरा लिखेंगे, ये सब आपको हिंदी में ही भर के भेजना है। और या फिर इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट्स इन अनदर लैंग्वेज, अगर कोर्ट ये आदेशित करती है तो ही किसी और भाषा में भरा जाएगा। अगर आपने ऐसा आदेश किया है कि इसको किसी और लैंग्वेज में भर दें या इंग्लिश में भर दें तो ही हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। अब कोर्ट कब डायरेक्ट कर सकती है कि किसी और लैंग्वेज में प्रोसेस भेजे जा सकते हैं? इसके रिगार्डिंग जीआर और सीएल नंबर है, सर्कुलर है 1921 और 1959 का। ऑर्डिनरली एवरी प्रोसेस शैल बी रिटन इन द कोर्ट लैंग्वेज, दैट इज हिंदी, but where a process is sent for execution to a court where the court language is different, it shall be written in English and shall be accompanied by a letter in English requesting its execution. Suppose आप किसी दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं जहाँ पे हिंदी बोलने वाले बहुत कम है या नहीं जानते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंग्लिश में आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लिश में प्रोसेस बना दीजिए ताकि जो आप प्रोसेस भेज रहे हैं वो उनको कंटेंट कन्वे हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप कर सकते हैं। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी उसके साथ भेजेंगे कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा दिया जाए। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी आपका जो है वो इंग्लिश में होगा। 1951 का सर्कुलर है कि अगर आरबीआई को आप भेज रहे हैं कोई समन्स वगैरह तो वो भी इंग्लिश में होंगे, हो सकते हैं, इंग्लिश में ही होने चाहिए रादर। नेक्स्ट 1966 का कि इन द प्रोसेस इशूड फॉर सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर द एड्रेसेस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस on whom service is to be effected, as also the date text should be written in English besides Hindi to facilitate easy and quick service. इसमें कहा गया है कि आप इंग्लिश में भेज दीजिए और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो पार्टीज और विटनेसेस के जो एड्रेसेस हैं वो आप इंग्लिश में भेज सकते हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ प्रोसेस। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रजिस्टर आपकी कोर्ट में होना चाहिए जो जितनी भी प्रोसेस आप भेजते हैं, चाहे वो समन हो, बीडब्ल्यू हो, एनबीडब्ल्यू हो या कोई और भी प्रोसेस अगर आपने भेजी है तो उसका सारा डिटेल्स आपके रजिस्टर प्रोसेस पे होना चाहिए। अगर आप विटनेस को बुला रहे हैं या आप अक्यूज्ड को बुला रहे हैं, दोनों ही केसेस में वो सारे डिटेल्स उस रजिस्टर में होने चाहिए। रजिस्टर ऑफ प्रोसेस शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म गिवन बिलो इन ऑल क्रिमिनल कोड्स। फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब्ड है उसी में आपको भरना है। इस प्रोसेस रजिस्टर से फायदा क्या है, क्यों ये रूल इतना इम्पोर्टेंट है? ये रूल इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सपोज आज आपने किसी विटनेस को बुलाने के लिए सम्मन जारी किया, अब उस सम्मन पे आपने सम्मन बन के आया, उस पर साइन भी कर दिया और सम्मन जारी हो गया। अब नेक्स्ट डेट पे विटनेस नहीं आया। अब आपको अगर आपके ये प्रोसेस रजिस्टर मेंटेन नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि सम्मन आपकी कोर्ट से जो आपने साइन किया वो थाने तक पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है, क्या थाने की गलती है या आपके स्टाफ ने उसको नहीं भेजा है। उसने आपने साइन तो कर दिया लेकिन उसके स्टाफ ने लापरवाही में उसको प्रोसेस को नहीं भेजा, उसको रिसीव नहीं कराया, पैरोकार को या और मुहर्रिर ने उसे रिसीव नहीं कराया।
जब आपके पास रजिस्टर मेंटेन रहेगा, आपके पास सारी डिटेल रहेगी कि इस पर्टिकुलर केस में इस विटनेस को सम्मन भेजा गया था और आपने उस पर साइन किया था, सम्मन आपने इशू कर दिया। अब आपके पास है कि इसने नोट कर लिया, जो है आपके प्रोसेस रजिस्टर में चढ़ गया। अब आप ये कह सकते हैं कि मेरे यहाँ से ये सम्मन आपके यहाँ गया था। अब आप स्टाफ की भी लायबिलिटी इम्पोज कर सकते हैं। स्टाफ भी लायबिल है कि अगर प्रोसेस रजिस्टर में चढ़ा हुआ है वो प्रोसेस रजिस्टर में चढ़ाएगा, एंट्री है, उसको भेजना है वहाँ पे। अब अगर यहाँ से जाने के बाद थाने पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तब आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि जो आपको सम्मन भेजा गया था विटनेस को सर्व कराने के लिए, वो सम्मन आज तक ना तो लौट के आया है और ना ही आज तक विटनेस टर्न अप हुआ है। तो जब ये सब तब आप कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर डिटेल है कि आपकी कोर्ट से कितने सम्मन जारी हो रहे हैं। जब आपको यही नहीं पता है कि आपकी 100 फाइलों में कितनों में सम्मन जारी हुए, आपने सम्मन तो मान लीजिए 50 फाइलें थी जिसमें सम्मन जारी हुए थे, आपने 50 पे साइन किए, लेकिन उसका डिटेल नहीं है। आपको कैसे पता है किस फाइल पे सम्मन आपने साइन किया था, किस फाइल का सम्मन गया, किस फाइल का सम्मन नहीं गया, तो आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोसेस रजिस्टर मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिमिनल कोर्ट के लिए। आपको अपनी कोर्ट पे कमांड लेने के लिए, अपनी कोर्ट पे कमांड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोसेस और रजिस्टर ऑफ प्रोसेस जरूर मेंटेन हो। तो मेक श्योर जब भी आप कोर्ट होल्ड करें ये रजिस्टर आपके जरूर मेंटेन हो। आपको पता होना चाहिए कि रजिस्टर मेंटेन हो रहा है और उसमें डेली से डेली एंट्रीज हो रही है। अगर आपने आज 20 सम्मन साइन किए हैं तो 20 की डिटेल्स उसमें हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इसी पे सर्कुलर है 1998 का कि ऑनरेबल कोर्ट हैज नोटिस्ड that the present system of service of summons is not effectively working and service upon the witnesses accused persons are not being effected within the period fixed by the courts. System is affecting the speedy trial of sections and ministerial cases. In this regard, court has taken the following decision of the strict compliance by all. Process register as mentioned in Rule 12 of Chapter 3 of Jail Criminal be strictly maintained by all courts. वही चीज जो डिस्कस की आपसे, ताकि आपको पता हो कि आपने कितनों में प्रोसेस जारी किया है। आपको उस जब आपके पास नेक्स्ट बार आपके पास फाइल आएगी, टेकअप आप करेंगे, आप प्रोसेस रजिस्टर में मेंटेन देख सकते हैं कि नहीं इस फाइल पे मैंने लास्ट टाइम साइन किया था प्रोसेस और इस फाइल पे समन गया है, इस पे आज गवाह नहीं आया है। लेकिन तभी हो सकता है, आप टैली तभी कर सकते हैं जब आपके यहाँ वो रजिस्टर मेंटेन है। A police official who is receiving a summons must state his name and number in clear block letters in column number 5 so that the responsibility be fastened upon him. जब आपने प्रोसेस रजिस्टर मेंटेन किया, आपने सम्मन जारी किया, अब उस सम्मन को अगर पैरोकार लेता है या सम्मन सेलर रिसीव होता है, कोई और लेता है, वो अपने साइन करेगा, नाम लिखेगा, तो अब उसके भी हम लायबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि तुमने यहाँ से सम्मन लिया था, तुमने रिसीव किया था, तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम इसको थाने पे ले जाके वहाँ पर दो ताकि वो सर्व हो सके। अब एक ड्यूटी आपने फिक्स कर दी, अब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या उसने वहाँ रिसीव कराया था या नहीं कराया था। अगर उसने गलती की, उसने रिसीव ही नहीं कराया है, तो थाने पे एंट्री नहीं होगी। आप बता सकते हैं कि इसने सम्मन तो रिसीव किया मगर इसने सम्मन थाने पे जाके नहीं रिसीव कराया, तो आप लायबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। Public prosecutor and DGC criminal, as the case may be, should be asked to apply to the court for issue of summons by giving complete particulars of the witnesses. The summons should thereafter be prepared and served upon the witnesses. अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीजीसी क्रिमिनल हैज द केस में जो भी केस लागू हो रहा है ना, आप उससे कहिए कि मुझे विटनेस की प्रॉपर डिटेल्स दीजिए। जिसको आप सम्मन भेज रहे हैं उसका नाम पता प्रॉपरली होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ताकि सम्मन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पाए। अगर डिटेल्स ही आती रहेंगी तो सम्मन एग्जीक्यूट वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब भी आप सम्मन जारी कीजिए, आप कहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर से या डीजीसी क्रिमिनल से कि आप जो विटनेसेस का ब्यौरा है उसको प्रॉपरली दीजिए और कंप्लीटली दीजिए, पूरा ब्यौरा दीजिए। नेक्स्ट है समन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। When under section 66(1) of the code, a summons is to be served on a person in the active services of the state head of office to whom a summons shall ordinarily be sent, shall be in case of person in civil employ. इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जब भी हम गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजते हैं सम्मन या प्रोसेस भेजते हैं, तो हम उसके हेड ऑफ द ऑफिस को भेजते हैं। हमें सब पता है, मतलब हम लोग सब ये CRPC में हमने पढ़ा है। लेकिन अगर कोई उसका लोकल हेड ऑफ द ऑफिस है तो बजाय आप वहाँ भेजने के आप उसको लोकल हेड ऑफ द ऑफिस में भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी में
मान लीजिए कोई लोकल हेड ऑफ ऑफिस उसका लखनऊ में ही है, जिसको आपको सम्मन भेजना है, जिस पर्टिकुलर विटनेस को, उसका जो लोकल हेड ऑफ ऑफिस है उसका लखनऊ में ही बैठता है वो अधिकारी, तो बजाय आप दिल्ली भेजने के आप उसको लखनऊ भेज सकते हैं। तो पहले देख लीजिए कि क्या लोकल हेड ऑफ ऑफिस कोई है, अगर ऐसा कोई है तो आप उसको सर्व करेंगे। लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स विद देयर हेड ऑफ ऑफिसेस गिवन इन अपेंडिक्स ई, इसमें लिस्ट दी गई है जिसको आप रेफर करके देख सकते हैं। When a gazetted officer is required to attend a court beyond the limits of district or area in which he is serving, the court issuing the summons, unless the case is one of extreme urgency, shall allow sufficient time for arrangements to be made for the performance of the duties of such person during his absence. अगर कोई ऐसा gazetted officer है जो उस डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, तो इतना टाइम आप उसको दीजिए जब आप अपियर होने के लिए। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि उसकी एब्सेंस में काम कौन संभालेगा, इतना अरेंजमेंट करने का टाइम उनके हेड के पास या उसके पास रहे, तो इतना रिजनेबल टाइम देके आप उसको बुलाइए। ये कुछ सर्कुलर्स हैं जो एग्जॉस्टिव नहीं है, काफ़ी सर्कुलर्स हैं, उसमें से कुछ ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पीपीटी में डाले हैं, बस इसके अलावा भी बहुत सारे सर्कुलर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है कि जैसे हमने अभी बात की कि सूटेबल अरेंजमेंट किए जा सके उसकी एब्सेंस में, ये 1904 का ये जो सर्कुलर है, यही कहता है कि सूटेबल अरेंजमेंट किए जा सके उसकी एब्सेंस में इतना प्रॉपर टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैव डायरेक्टेड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू इशू सर्कुलर ऑर्डर्स टू इंश्योर that police officer attend court without fail on the days fixed by the session judge, and that careful attention is paid to the service of summons and their returns to the court concerned. DM have also been asked to issue instructions from magistrates subordinate to them that they should attend the session court on the due date whenever required to do so. इसमें कहा गया है, इशू किया गया है सर्कुलर की पुलिस और डीएम दोनों को डायरेक्शंस दिया गया कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स जितने भी हैं उनको ये स्ट्रिक्टली कहिए कि जब भी सेशंस या मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में अपेयर होने की सम्मान कोई आता है, ऐसा रिसीव होता है, तो उस ड्यू डेट पे जरूर उपस्थित हो वहाँ पे। नेक्स्ट सर्कुलर है मेडिकल प्रैक्टिशनर के संबंध में कि whether he be a private practitioner or a government servant should not be summoned to appear at 10 AM on the date on which he is summoned as a matter of course, but should be summoned to attend at time when the court thinks it will be able to examine him. Every effort should be made to accommodate him so as to interfere as little as possible with his professional work. चाहे जब भी आप डॉक्टर को बुला रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, आप रूटीन वे में उसे 10 बजे मत बुलाइए। अगर आपको लगता है कि आप जो जिले की फाइल है, जो गवाही की फाइल आप 2 बजे टेकअप करेंगे, आप उसको 2 बजे समय दीजिए, लेकिन वही समय दीजिए जिस समय आपको लगता है कि प्रोबेबली आप इस टाइम तक आप फाइल टेकअप कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो सुबह से 10 बजे से डॉक्टर आके बैठे हैं और उनकी गवाही हो रही है 2 बजे। तो अगर आप फाइल उस गवाही की फाइल टेकअप ही या जिले वाली फाइल टेकअप ही आप 2 बजे करते हैं, आपका ऐसा शेड्यूल है, तो आप उस हिसाब से बुलाइए, बट मेक श्योर कि जब भी आप बुलाएं, जो टाइम आप उन्हें बुला रहे हैं उसी टाइम पे उनकी प्रोसीडिंग या उनकी गवाही जो है लिखनी शुरू हो जाए। नेक्स्ट है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और स्टाफ वर्किंग अंडर देम सिचुएटेड एट दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड लखनऊ आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कोर्ट्स ऑफ लॉ arising out of forgery passport documents have been deputed testified to. Summons may be sent to the regional passport office to depute any competent person from their staff, and officials may be summoned by name only when their personal attendance is considered essential. अगर आपको लगता है कि केवल कागज मंगाने हैं तो वो वहाँ पे किसी को डिप्यूट कर सकते हैं जो उनके रिकॉर्ड्स लेके आ सकता है। उनको तभी बुलाइए जब आपको लगता है कि इन पर्सन उनकी गवाही इम्पोर्टेंट है। अगर केवल कागज लेके आने की बात है तो आप उनको बाय नेम मत बुलाइए, वो डिप्यूट कर देंगे, वो रिकॉर्ड्स लेके आएगा, वो आपके काम आ जाएगा। जब तभी बुलाइए जब उनकी गवाही इन पर्सन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है 1961 का ऑफिशियल्स ऑफ द होम ब्रांच, ये भी यही कहता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अगर आप मंगा रहे हैं केवल पर्पस लेके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मंगाने का, तो वो कोई भी डिप्यूट कर सकते हैं, वो आपको रिकॉर्ड्स ला सकते हैं। और तभी the summons may not be issued by the name of the official so that the government may be able to depute any competent person from their staff to appear before the court to do the needful. अगर केवल रिकॉर्ड बुलाने के लिए अगर आप किसी को बाय नेम कर देंगे कि इनको ही आना है, तो गवर्नमेंट फिर किसी और को डिप्यूट नहीं कर पाएगी। तो ऐसा करिए, जब भी ऐसा करना है तो
इतना स्कोप रखिए कि आप उसको बाय नेम ना बुलाएं, बल्कि वो अपनी तरफ से किसी को भी डिप्यूट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स देखने के लिए। आप ये बताइए कि ये रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड्स की डिटेल दे दीजिए कि ये रिकॉर्ड्स जो है ज़रूरत है, इन रिकॉर्ड्स की आवश्यकता है। बाकी किसको भेजना है उस रिकॉर्ड्स के साथ ये गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर लेगी। ये ऊपर वाला भी सिविल मेडिकल ऑफिसर के संबंध में है कि बहुत टू शॉर्ट, छोटे नोटिस पे मत बुलाइए। आप उन्हें 2 दिन की डेट दे दी, अब वो 2 दिन बाद आए, हो सकता है वो कुछ काम का ऐसा हो, कोई उनके अपने प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स हैं, या हो सकता है उन्हें 2 दिन में केस के बारे में फ्रेश करने, अपनी मेमोरी फ्रेश करने का मौका नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है। आप इतना नोटिस रिजनेबल प्रॉपर टाइम दीजिए कि वो आप पर आ सके। और साथ ही ये है कि जो सर्कुलर लेटर्स में जो जितनी भी चीज़ें कही गई हैं आप उसको कंप्लायंस जरूर कीजिए। मजिस्ट्रेट शुड नेक्स्ट इनवेरिएबली मेंशन द नेम्स ऑफ पार्टीज एंड पर्टिकुलर्स ऑफ केसेस इन द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू सिविल सर्वेंट। ये जो अभी डिस्कस हुआ था कि जब भी आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे तो पार्टीज का नेम और केस की डिटेल इसलिए लिख दीजिए ताकि जिस मेडिकल ऑफिसर पे एक्सपर्ट को आना है उसको ये पता रहे कि उसको किस केस के बारे में गवाही देनी है, वो अपनी मेमोरी फ्रेश कर सके, एक बार इस बारे में समझ सके कि उस पर्टिकुलर केस के बारे में उसे गवाही देनी है। ऐसा ना हो जब वो कोर्ट में आए तो वो ब्लैंक हो, कोर्ट में आकर उसे पता चल रहा है कि उसे किस केस के बारे में गवाही देनी है। अगर ऐसा होगा तो बुलाने का पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो उसको इतना टाइम दीजिए आप और उसको डिटेल्स दीजिए कि इस केस में आपको गवाही के लिए बुलाया गया है। नेक्स्ट है कि अगर ईद, मुहर्रम, होली ऐसे अगर त्योहार पड़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इनके आसपास की जो डेट्स हैं जिसमें जो बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है मजिस्ट्रेट्स का, डिटेन ऑनलाइन ऑर्डर ड्यूटीज, क्योंकि ऐसे त्योहारों पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका काम बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो ऐसे दिनों में, ऐसे दिनों के आसपास जब उनका वर्क शेड्यूल ऐसा है, जैसे ईद के 1 दिन बाद या होली के 1 दिन बाद, ऐसे या 1 दिन पहले ऐसे टाइम पे उन्हें ना बुलाएं। नेक्स्ट है व्हाइल इशूइंग समन्स टू अ मेडिकल ऑफिसर फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस in which he is to be examined should be furnished by the court concerned so as to enable to। ये वही बात जो हम बार-बार डिस्कस कर रहे हैं कि उसको पता होना चाहिए कि वो किस केस के बारे में गवाही देने आ रहा है। नेक्स्ट है 1971 का सर्कुलर है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स के जो बयान है कोशिश करिए कि लंच इंटरवल्स के बाद हो और ऐसे टाइम हो जब आप उनको बुलाएं तो उनका बयान लिख जाए। ऐसा ना हो कि आप उन्हें इस टाइम बुला रहे हैं, सपोज आप उन्हें 10 बजे सुबह बुलाया और 10 बजे कभी आप वाली फाइलें टेकअप करते ही नहीं है, जैसा भी उन्होंने डिस्कस किया, आप फाइलें टेकअप करते हैं 2 बजे, तो ऐसे फिर उनका बुलाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि एक मेडिकल ऑफिसर अगर आ रहा है, एक डॉक्टर आ रहा है, तो वहाँ भी कुछ पेशेंट्स हैं जो उसका वेट कर रहे हैं, वो 2-3 घंटे में वो हो सकता है उन पेशेंट्स को देख लेता, उनको पता नहीं उस पेशेंट कौन कितना सीरियस है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस पर्टिकुलर डॉक्टर की। तो इसलिए कोशिश करें कि डॉक्टर के बारे में जब भी आप उसे बुलाएं तो उसी टाइम बुलाएं जब आप उसकी गवाही नोट कर सकें। 1975 का है जिसमें कहा गया है कि वायरलेस या रेडियोग्राम आप कब यूज़ कर सकते हैं। रेडियोग्राम के लिए 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि रेडियोग्राम कैन बी यूज ओनली केसेस वेयर इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी सेंड इन टाइम थ्रू पोस्टल सर्विस। आरजी आप तभी यूज़ करेंगे रेडियोग्राम जब पोस्टल सर्विसेज के थ्रू प्रॉपर टाइम में जो गवाही है या जो कागज इंफॉर्मेशन है वो नहीं आ सकती है। सेकेंड, रेडियोग्राम शुड बी रिटन इन द टेलीग्राफिक लैंग्वेज एंड थर्ड इज रेडियोग्राम शुड बी सेंड अंडर द सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ओनली। जो आरजी होती है जिसे रेडियोग्राम हम बोलते हैं ये केवल डिस्ट्रिक्ट जज के हस्ताक्षर से ही जारी हो सकती है। तो जब भी रेडियोग्राम जारी करना होगा आपको डिस्ट्रिक्ट जज के सिग्नेचर उस पर करवाने होंगे। जब तक डिस्ट्रिक्ट जज के सिग्नेचर तब तक रेडियोग्राम जारी नहीं हो सकता। ये कुछ और सर्कुलर है जिसमें 1976 में वायरलेस फैसिलिटीज़ के लिए बताया गया है और 1983 में बताया गया है कि जनरली होता क्या है कि जब हम पुलिस को बुलाते हैं एज अ विटनेस, अब पुलिस ने वो मुकदमा सपोज आज से 2 साल पहले इन्वेस्टिगेट किया था, 2 साल के अंदर उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया, तो हम जब बुलाते हैं हमें पता चलता है उसकी पोस्टिंग यहाँ नहीं है, तो हम लोग सारे लेटर्स भेज देते हैं यूपी पुलिस हेडक्वार्टर्स इलाहाबाद को, जबकि उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए। इन दोनों सर्कुलर्स में यही बताया गया है कि आप जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे सारी डिटेल्स नहीं होती हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर या कोई भी वो सिपाही या कांस्टेबल है या जो भी है आईओ है वो कहाँ ट्रांसफर हुआ। तो बजाय इसके आप
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी डायरेक्टली फॉर सर्विसेज, हम लोग जो यहाँ पे भेजते हैं इसकी बजाय जो सर्कुलर में बताया गया है आप वहाँ पे भेजिए। तो ये दोनों सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बताते हैं कि पुलिस को अगर हमें समन करना है तो हमें कहाँ लेटर भेजना है और कहाँ लेटर नहीं भेजना है। आई एम डायरेक्टेड टू से दैट DGP has appraised the court that summon warrants for the appearance of police officers are being sent to the headquarters, Director General of Police UP directly for service. The Directorate has no such right for keeping the posting of sub-inspector and constable as to where they had been transferred. This result in non-service of summons warrants in time. Considering our situation, it indicates the directions containing court circular so and so and circular so and so are not being complied with strictly by the presiding officers working under you. I am therefore directed to impress you that all POs to follow directions containing a proceed court circular letter for attendance of police officers as witness the modification of the service of someone notices is not possible through the SSB, Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police of district concerned for the want of present address of transfer police officers below the rank of inspector. The same he got served Inspector General of Police Headquarters इलाहाबाद। अगर इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का आदमी है जिसको आप बुला रहे हैं और वो ट्रांसफर हो गया है तो आपको लेटर कहाँ भेजना है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स इलाहाबाद। अब आपको हेड ऑफिस उनके नहीं भेजना है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आप समन कर रहे हैं किसी को तो आपको कहाँ लेटर भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, इसलिए आप ये सर्कुलर्स जरूर पढ़िए। तो ये जरूर देखिए जितना इस सर्कुलर में है कि अगर इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक आदमी है तो आपको इलाहाबाद लेटर भेजना है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर्स इलाहाबाद, इतना जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ समन सेल्स। एक समन सेल्स होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ पे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो वहाँ पे इशू कराए जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है समन सेल। तो ये सर्कुलर बताता है कि समन सेल में भी जितने प्रोसेस है उसका काम ही प्राइमरी यही है कि जो प्रोसेस कोर्ट जारी करती है उसको सर्व कराना, उसको एग्जीक्यूट कराना। तो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए समन सेल्स पे, ये सर्कुलर यही बताता है। नेक्स्ट है अरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। When circumstances permit, notice of intended arrest of a government servant shall be given to the head of office. आप head of office को intimate करेंगे in which the government servant is working, and in case of government servant working in the secretariat to the chief secretary to the government. अगर secretariat में काम कर रहा है तो आप chief secretary to the government को intimate करेंगे so as to allow proper arrangement to be made to have such persons relieved during arrest until he is relieved, ताकि वो प्रॉपर अरेंजमेंट उनके जब अरेस्ट होकर अगर वो चले जाते हैं या तो जो उनकी जगह काम है वो सब चीज़ें कौन संभालेगा इसके संबंध में प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके, इसलिए आपको इनको प्रायर इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है समन्स टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। No summons shall be served upon a member of parliament or legislature while he is within the precincts of the house of parliament or legislature, as the case may be, nor shall it be served through the presiding officer or the secretariat concerned. It shall be served directly upon the member outside the precincts of the house of parliament or legislature, as the case may be, at his residence or at some other place. तो आपको उस प्रेमाइसेस में नहीं सर्व कराना है, प्रेमाइसेस के बाहर सर्व कराना है। रूल ऑफ प्रोसीजर इन द लोकसभा रिगार्डिंग इंटीमेशन टू द स्पीकर ऑफ द अरेस्ट, detention, conviction or release of a member of house as well as forms of communication to the speaker are to be found in appendix J. A similar procedure may be followed and similar forms used in respect of member of Rajya Sabha or state legislature. अगर आप इनके प्रॉपर रूल्स बने हैं उसमें वो आप चाहें तो देख सकते हैं, जो लोकसभा के हैं वो राज्यसभा मेंबर पे भी लागू हो सकते हैं। Where a document in the custody of House of People, Council of State, Legislative Assembly or Legislative Council is summoned from the speaker, the chairman or where a witness summoned through any such authority, a letter of request in the form given below and not a summons shall be issued. अगर आप किस लिए पर्पस इनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है अगर आप उनसे मंगवा रहे हैं तो आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना है, समन्स नहीं भेजना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। रेलेवेंट सर्कुलर ऑर्डर, ये अगेन मैं कहूँगी कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, सर्कुलर ऑर्डर्स बहुत हैं, ये बस कुछ मैंने डाले हैं, इसको पढ़िए, इसको देखिए, ये सारे आपके पास हैं। आपको जो लाइब्रेरी इशू हुई है कोर्ट से अगर इशू हुई है तो वरना आप इसको ढूंढ सकते हैं, ऐसे भी आप अगर रेफर करना चाहें तो आपकी कोर्ट में लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। सर्कुलर ऑर्डर की बुक है, इन सब सर्कुलर्स को जरूर देखिए। बट अगेन दिस इज नॉट एक्सॉस्टिव। जब आप सर्कुलर ऑर्डर्स की पूरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें जितने सर्कुलर्स हैं सारे वहाँ पे एक जगह कंपाइल हैं।
नेक्स्ट है रूल नंबर 16, प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन इन फॉरेन कंट्रीज. No legal process of any kind shall be sent for execution in a foreign country, whether within or without the Commonwealth, except through the High Court and the Ministry of External Affairs, Government of India. अगर बाहर आपको भेजना है समन फॉरेन कंट्रीज में, तो फिर हाई कोर्ट या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिना या उनको बाईपास करके मत भेजिए. आपको प्रोसेस इनके थ्रू ही भेजना पड़ेगा, हमेशा इसको ध्यान रखिए. Process fees, the fee hereinafter mentioned shall be chargeable for serving and executing processes issued by criminal courts in the case of offences other than offences for which police officers may arrest without a warrant. जब आप जेल क्रिमिनल देखेंगे तो उसमें रूल 17 के नीचे एक लिस्ट दी हुई है. वो लिस्ट मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि वो आने वाली थी पीपीटी में. उसमें दिया गया है कि किस प्रोसेस के लिए कितनी फीस रिक्वायर्ड है, और उतनी ही फीस उन्हें जब प्रोसेस हम जारी करते हैं तो उसको दाखिल करनी होती है पार्टी को. जब तक वो पार्टी उतनी फीस दाखिल नहीं करता है तब तक आपको प्रोसेस जारी नहीं करनी है. लेकिन अदर देन ऑफेंसेस फॉर व्हिच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट अ वारंट. इसका मतलब ये फीस चार्जेबल तभी है इन ऑफेंसेस के लिए जो फीस चार्जेबल नहीं है. इन ऑफेंसेस के अलावा जो ऑफेंसेस हैं उसमें वो फीस चार्जेबल है. अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है तो फिर उन मैटर्स पे ये फीस चार्ज नहीं की जाएगी. तो ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जो रूल 17 है इसमें जो प्रोसेस फीस है वो कब चार्ज की जाएगी, कब चार्ज नहीं की जाएगी. बस उन ऑफेंसेस में चार्ज नहीं की जाएगी जहां पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट है provided no fee shall be chargeable for any process issued upon the complaint or application of any public officer as defined in section 2 of Code of CPC 1908. तो अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है जैसा कि इसमें बताया गया है तो उसकी अगर कोई कंप्लेंट है तो उस पर आप कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे. प्रोसेस फी टू बी प्रीपेड. अ प्रोसेस shall not be drawn up for execution of service unless the process fee chargeable under Rule 17 has been paid or has been remitted. जब तक पे ना कर दी गई हो या जब तक कोर्ट ने उसको रिमिट ना कर दिया गया और उसको उन्मुक्ति दे दी हो कि ठीक है आपको फीस जमा करने की जरूरत नहीं है और उसके रीजंस आप रिकॉर्ड करेंगे. इस तरह का आदेश अगर दोनों सिचुएशन में जब तक नहीं किया गया है तब तक आप प्रोसेस जारी नहीं करेंगे. द फी शैल बी पेड इन कोर्ट फी स्टैम्प्स. कैसे ये फीस पे कैसे की जाएगी? कोर्ट फीस स्टैम्प के रूप में होनी चाहिए. which shall be affixed either to application by which the court is moved to issue the process in addition to the court fee chargeable upon the application itself. या तो जिस एप्लीकेशन पे वो दे रहे हैं उस एप्लीकेशन पे वो स्टैम्प लगा सकते हैं, लेकिन ये स्टैम्प उस एडिशन में होना चाहिए जितना उस एप्लीकेशन को प्रस्तुत करने के लिए ऑलरेडी स्टैम्प जरूरी है. तो उस एप्लीकेशन को प्रस्तुत करने में जितना स्टैम्प जरूरी है वो तो उस पर लगेगा ही लगेगा. अगर प्रोसेस का भी दे रहे हैं तो उसमें आप उसमें साइड में उस प्रोसेस फीस का भी लगा सकते हैं. या अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं तो कोई सेपरेट शीट ऑफ पेपर गिविंग पर्टिकुलर्स ऑफ दिस शीट में आप पर्टिकुलर्स अपने अपने केस लिख दिए, ऑर्डर लिख दिया कि कोर्ट का जिस आदेश के द्वारा डेटेड डाल दिया कि इस डेट का था, इस कोर्ट को ये ऑर्डर था जिसके द्वारा ये प्रोसेस इशू होनी थी और आप उसमें भी स्टैम्प लगा सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट जीआर क्रिमिनल चैप्टर 1, 2 एंड 3. चैप्टर 1, 2, 3 में आज के लिए इतना ही है, लेकिन ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जीआर सिविल और जीआर क्रिमिनल को जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें रूल्स हैं जो हमें नहीं पता होता है कि हमारी ये भी पावर है या ये भी हमारी ड्यूटी है. तो इनको ज़रूर आप जीआर सिविल और जीआर क्रिमिनल दोनों को ही मैं इंसिस्ट करूँगी कि इसको ज़रूर से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए. और इसकी आगे भी क्लासेस होंगी जीआर सिविल जीआर क्रिमिनल की. तब तक आप लोग लाइब्रेरी में, अगर आप लोगों को बुक्स नहीं ली है तो आपकी कोर्ट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जीआर सिविल जीआर क्रिमिनल होगा. और सर्कुलर ऑर्डर्स की जो बात हो रही थी, सर्कुलर ऑर्डर्स भी कंपाइल्ड 2 वॉल्यूम में आपके वहाँ रखे होंगे, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं. इसको रेफर कीजिए, ये सर्कुलर ऑर्डर्स को पढ़िए और इन दोनों को पढ़िए. और बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू.